हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके बताने वाला हूं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि मेट्रोलॉजी और पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के ये दो चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर से रिलेटेड न्यूज़ और डी फार्मा फर्स्ट और सेकेंड ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। और अगर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ के पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल एडीएल फार्मेसी को ज्वाइन कर वहां से आप फ्री में नोट्स प्रोवाइड्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के चैप्टर 2 यानी कि मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डेट डैश सिस्टम इज यूज टू मेजर न्यू एंड नॉन ऑफिशियल रेमेडीज। यानी कि कौन सी पद्धति का उपयोग नए तथा अनाधिकारिक उपायों को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैट्रिक। यानी कि मैट्रिक पद्धति का उपयोग नए तथा अनाधिकारिक उपायों को मापने के लिए किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, डेट डैश इज एम्प्लॉयड फॉर वेट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट एंड फॉर राइटिंग एंड फिलिंग प्रेस्क्रिप्शन। यानी कि वजन तथा मात्रा मापने के लिए तथा लिखने के लिए निर्धारण भरण के लिए कार्यरत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एपोथेकेरी सिस्टम। यानी कि एपोथेकेरी सिस्टम में वजन तथा मात्रा मापने के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, डेट डैश इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल के मापक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पिंड पर कार्यरत करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेट। यानी कि वजन को बल के मापक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पिंड पर कार्य करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, डेट डैश वाज द फर्स्ट सिस्टम टू बी यूज्ड बाय फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट फॉर मेजरमेंट। यानी कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चिकित्सकों तथा फार्मासिस्ट द्वारा प्रथम पद्धति को मापने के लिए किया जाता था। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एपोथेकेरीज पद्धति। यानी कि एपोथेकेरीज पद्धति में चिकित्सकों तथा फार्मासिस्ट द्वारा प्रथम पद्धति को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। अब है क्वेश्चन नंबर 5, डेट डैश इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम वेयर मेडिकेशन एंड मेंशन्ड। यानी कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है जहां औषधियों का उल्लेख किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औंस। यानी कि औंस में, यानी कि जो औंस होता है उसका प्रयोग मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऑफ इंपीरियल सिस्टम टू मैट्रिक सिस्टम द ग्रेन इज रिप्लेस्ड विद डेट डैश। यानी कि इंपीरियल पद्धति को मैट्रिक पद्धति में बदलने के दौरान अनाज को किससे बदल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम में। यानी कि इंपीरियल पद्धति को मैट्रिक पद्धति में बदलने के दौरान अनाज को ग्राम में बदल दिया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 है, डेट डैश मीन्स पार्ट पर 100 इन मैट्रिक सिस्टम। यानी कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ मीट्रिक पद्धति में भाग प्रति 100 होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परसेंटेज। यानी कि परसेंटेज का अर्थ मीट्रिक पद्धति में भाग प्रति 100 होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, डेट डैश इज ए मैथमेटिकल मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन विच द इंग्रेडिएंट्स पोसेसिंग डिफरेंट परसेंटेज स्ट्रेंथ और मिक्स्ड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं को हल करने की एक गणितीय विधि है जिसमें विभिन्न प्रतिशत शक्ति वाले अवयवों को मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिगेशन विधि। यानी कि एलिगेशन विधि में समस्याओं को हल करने की एक गणितीय विधि है जिसमें विभिन्न प्रतिशत शक्ति वाले अवयवों को मिलाया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिलुएंट्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन तनुकारक का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टार्च। यानी कि स्टार्च जो है वो तनुकारक का उदाहरण नहीं है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की, इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द वेट एवरेज परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस ऑफ नॉन क्वालिटी एंड कंसंट्रेशंस। यानी कि
निम्नलिखित में से किसमें ज्ञात मात्रा तथा सांद्रता के दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण के भार, औसत तथा प्रतिशत शक्ति की गणना की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलिगेशन मेडियल। यानी कि एलिगेशन मेडियल में ज्ञात तथा मात्रा सांद्रता के दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण के भार, औसत तथा प्रतिशत शक्ति की गणना की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। सॉल्यूशन टू बी यूज्ड एज एन ophthalmic and injectable should be dead dash। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आइसोटोनिक। यानी कि उपयोग किए जाने वाला विलयन आइसोटोनिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग आइसोटोनिसिटी। यानी कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग समपरासणता की गणना के लिए नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंपीरियल मेथड। यानी कि इंपीरियल मेथड जो होता है इसका उपयोग समपरासणता की गणना के लिए नहीं किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्रिमल सेक्रेशन इज डेड डैश। यानी कि रक्त प्लाज्मा तथा लैक्रिमल श्रावण का हिमांक बिंदु क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है हमारा प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा तथा लैक्रिमल श्रावण का हिमांक बिंदु होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, परसेंटेज W/V ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड 0.52 -A/V वेयर ए इज डेड डैश। यानी कि समायोजन करने वाले पदार्थ का प्रतिशत W/V बराबर 0.52 -A/V, जहां A डेड डैश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द अनएडजस्टिंग सॉल्यूशन। यानी कि असमायोजित विलयन का हिमांक बिंदु जो होता है ये इसका राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द डेड डैश यूजेस सेवरल सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड हैविंग डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन। यानी कि निम्नलिखित में से किसका सोडियम क्लोराइड के विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों का प्रयोग किया जाता है जिनकी सांद्रता में अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राफिकल मेथड। यानी कि ग्राफ विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड के विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों का प्रयोग किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन मोलिक्यूलर वेट मेथड द कंसंट्रेशन ऑफ डेड डैश इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि अणुभार विधि में किसकी सांद्रता हिमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलेय। यानी कि सोल्यूट की मात्रा अणुभार विधि में सोल्यूट की सांद्रता हिमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ एन एक्वा सोल्यूशन हैज़ मोलिकुलर कंसंट्रेशन इफ़ 1% देन इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट टू डेड डैश। यानी कि यदि किसी जलीय विलयन की अणुभार सांद्रता 1% है तो यह हिमांक बिंदु को कितनी डिग्री तक कम कर देती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, -18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि -18.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हिमांक बिंदु को कम कर देती है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, द कंडीशन फॉर एनी सॉल्यूशन टू बी आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्रिमल सेक्रेशन मस्ट हैव डेड डैश मोलिकुलर कंसंट्रेशंस। यानी कि मानव रक्त प्लाज्मा तथा लैक्रिमल स्राव के साथ किसी भी विलयन के संप्रासणी होने की स्थिति में डेड डैश अणुभार सांद्रता होनी चाहिए। यानी कि कितनी अणुभार सांद्रता होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसकी कितनी अणुभार सांद्रता होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 0.03%। अब है क्वेश्चन नंबर 20, इन केस ऑफ वेट इन वॉल्यूम W/V द डेड डैश इज वेटेड वाइल द सोलवेंट इन मेजर्ड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आयतन में भार यानी कि W/V के मामलों में डेड डैश को तोला जाता है। यानी कि किसको तोला जाता है? यानी कि जबकि विलायक को मापा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर आयतन में भार W/V के मामलों में मिक्सचर को तोला जाता है जबकि विलायक को मापा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 21, द बेसिक यूनिट्स यूज्ड इन ए हाउस होल्ड सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर ड्रॉप, टीस्पून, टेबलस्पून, ऑन्स, कप, पिंट, क्वार्ट एंड डेड डैश। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 है, घरेलू पद्धति में प्रयोग आधारित इकाइयों बढ़ते क्रम में बूंद, छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच, औंस, कप, पिंट, क्वार्ट तथा डेड डैश हैं। तो इसका यानी कि ये खालिस्तान जो है इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गैलन, यानी कि गैलन इसका राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 22, द ग्राफिकल मेथड यूज्ड सेवरल सॉल्यूशन ऑफ डेट डैश हैविंग डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन, यानी कि ग्राफ विधि में किसके विभिन्न विलयनों का प्रयोग किया जाता है जिनकी सांद्रता में अंतर होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, यानी कि ग्राफ विधि में सोडियम क्लोराइड के विभिन्न विलयनों का प्रयोग किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड ऑफ 200 ml ऑफ ए 0.9% सॉल्यूशन, यानी कि 0.9 सॉल्यूशन बिलियन के 200 मिलीलीटर के लिए आवश्यक सोडियम क्लोराइड की मात्रा की गणना कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.8 ग्राम, यानी कि 1.8 ग्राम जो होती है सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है 0.9% बिलियन में और 200 मिलीलीटर के बिलियन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ टू प्रिपेयर 1000 ml ऑफ ए 5% V/V सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन वाटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर का इथाइलिन ग्लाइकोल तथा जल का 5% W/V का विलयन किसे बनाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50 ml को, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 50 मिलीलीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की। हाउ मच 90% एल्कोहल इन रिक्वायर्ड टू कंपाउंड 500 ml ऑफ ए 10% एल्कोहल मिक्सचर, यानी कि 10% एल्कोहल के मिश्रण के लिए 50 मिलीलीटर को मिक्सित करते हैं तो 90% एल्कोहल के लिए कितनी आवश्यकता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 55.5 ml इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ए ड्रग आर रिक्वायर्ड टू मेक 120 ml ऑफ ए 25% सॉल्यूशन, यानी कि एक 25% बिलियन के 120 मिलीलीटर बनाने के लिए कितने ग्राम औषधि की आवश्यकता होती है। तो इसमें आवश्यकता होती है ऑप्शन ए की, यानी कि 30 ग्राम औषधि की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर नीडेड टू प्रिपेयर 240 ग्राम ऑफ ए 12% W/W सॉल्यूशंस, यानी कि 12% W/W सॉल्यूशन का 240 ग्राम बनाने के लिए कितने ग्राम विलेय की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 28.8 ग्राम, यानी कि 28.8 ग्राम विलेय की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ ए 20% W/W सॉल्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ दी सोल्यूट, यानी कि 1 किलोग्राम विलेय से कितने किलो के 20% W/W विलयन बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 किलोग्राम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू मेक a solution isotonic with blood plasma. The molecular weight of dextrose is 180 and is known आयोनिसिंग, यानी कि रक्त प्लाज्मा के साथ आइसोटोनिक विलयन बनाने के लिए आवश्यक डेक्सट्रोज की मात्रा की गणना कितनी होनी चाहिए। डेक्सट्रोज का अणुभार 180 है तथा अनायनीकृत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 5.4 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक ए 0.5% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ 0.5% पोटेशियम क्लोराइड इज 0.76%, यानी कि रक्त प्लाज्मा के साथ पोटेशियम क्लोराइड आइसोटोनिक का 0.5% विलयन बनाने के लिए आवश्यक सोडियम क्लोराइड की गणना कितनी होनी चाहिए। जबकि सोडियम क्लोराइड 0.5% है, पोटेशियम क्लोराइड के समतुल्यांक 0.6 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.52 ग्राम। तो दोस्तों ये थे हमारे चैप्टर 2 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोस्तों अब बात करते हैं चैप्टर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो हमारा चैप्टर 3 है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि औषधियों की पैकेजिंग। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डेट डैश कलर्ड ग्लास कंटेनर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि कौन से रंग के कांच के कंटेनर प्रकाश संवेदनशील उत्पादों की सुरक्षा करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काला, यानी कि काले रंग के कांच के कंटेनर प्रकाश संवेदनशील उत्पादों की सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स,
यानी कि इंजेक्शन के संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इंजेक्शन जो होता है उसको बचाने के लिए किसे उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टीडोज कंटेनर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डेड डैश कंटेनर्स विद एयर टाइट सीलिंग और क्लोजिंग सेफ गार्ड दी प्रोडक्ट्स फ्रॉम डस्ट मॉइस्चर एंड एयर। यानी कि कौन से कंटेनर सीलिंग या क्लोजिंग वाले कंटेनर धूल, नमी तथा वायु से उत्पादों की सुरक्षा करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि हेर्मेटिक जो होते हैं ये हमारे कंटेनर सीलिंग या क्लोजिंग वाले धूल कंटेनर नमी को तथा वायु से उत्पादों की सुरक्षा करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द फ्रैगिल नेचर एंड वेट ऑफ डेड डैश आर इट्स मेजर लिमिटेशन। यानी कि डेड डैश की भंगुर प्रकृति तथा इसके वजन इसकी प्रमुख सीमाएं हैं। यानी कि निम्नलिखित में से भंगुर प्रकृति तथा वजन की क्या क्या सीमाएं हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, गिलास। यानी कि गिलास की भंगुर प्रकृति तथा वजन इसकी ये सीमाएं हैं प्रमुख। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा लाइमस्टोन इज डेड डैश। यानी कि लाइमस्टोन जो होता है यानी कि चूने का पत्थर जो होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि चूने का पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डेड डैश इज प्योर सिलिका। यानी कि निम्नलिखित में से शुद्ध सिलिका क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सैंड। यानी कि रेत जो है हमारी शुद्ध सिलिका है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनियंस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एनियन का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन जो है हमारा एनियन का उदाहरण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गिलास आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है ऑप्शन डी का, यानी कि 4 प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है फार्मास्यूटिकल उद्योग में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस एल्कली इज नेचुरलाइज्ड विद सल्फर डाइऑक्साइड वेपर इन डेड डैश गिलास। यानी कि सतही क्षार को कांच में सल्फर डाइऑक्साइड वाष्प के साथ उदासीन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सोडा लाइम। यानी कि सोडा लाइम जो होता है इसका राइट आंसर है सतही क्षार को कांच में सल्फर डाइऑक्साइड वाष्प के साथ उदासीन किया जाता है। तो इसमें सोडा लाइम के साथ उदासीन किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा विच टाइप ऑफ गिलास इज यूज्ड इन कंटेनर्स फॉर टैबलेट्स ओरल सॉल्यूशन एंड ऑइंटमेंट्स। यानी कि टैबलेट, मुखिया, विलयन तथा मलहम के लिए कंटेनरों में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है हमारा जनरल पर्पस सोडा लाइम गिलास का, यानी कि सामान्य उद्देश्य सोडा लाइम कांच का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ गिलास इज 1 of 20 दैट ऑफ डेड डैश। यानी कि कांच की तन्यता क्षमता किसकी तन्यता क्षमता की 1/20 होती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टील। यानी कि कांच की तन्यता क्षमता स्टील की 20 गुना होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, डेड डैश कैन नॉट अंडरगो ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग प्रेशर एंड वैक्यूम। यानी कि किसका दाब तथा निर्वात विहित संक्रिया नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि इसका ऑप्शन सी है हमारा गिलास। यानी कि गिलास जो होता है उसका दाब तथा निर्वात विहित संक्रियता नहीं कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टिक यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर कंटेनर इज कंपोज्ड ऑफ डेड डैश पॉलीमर। यानी कि कंटेनर के लिए पदार्थ के रूप में प्रयुक्त प्लास्टिक किसके बहुलक से बना होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बना होता है ऑप्शन बी के बहुलक से, यानी कि थर्मोप्लास्टिक के बहुलक से बना होता है प्लास्टिक कंटेनर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा डेड डैश हैज़ दी ड्रॉबैक्स ऑफ लैक्स ऑफ क्लियरिटी एंड हाई परमिएशन रेट। यानी कि किसमें पारदर्शी तथा उच्च पारगम्यता दर की कमी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पॉली एथिलीन। यानी कि पॉली इथाइलिन जो होती है इसमें पारदर्शिता तथा उच्च पारगम्यता दर की कमी होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।
तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डेट डैश मटेरियल इज यूज्ड एज बैरियर अगेंस्ट गैस एंड एरोमा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उपयोग गैस तथा गंध के प्रति अवरोधी के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, PET। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। दी मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डेट डैश इज दैट इज़ द पुअर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख हानि ये है कि इसका निम्न प्रभाव प्रतिरोध है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, PVC, यानी कि PVC की प्रमुख हानि ये है कि इसका निम्न प्रभाव जो होता है वो प्रतिरोध होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। डेट डैश कलर्ड गिलास प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट IR रेज, यानी कि कौन से रंग के कांच IR किरणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रीन, यानी कि ग्रीन रंग के कांच IR किरणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। डेट डैश रबर इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, यानी कि कौन सी रबड़ का इलास्टोमर का सामान्य उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नेचुरल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। डेट डैश रबर इज ए पॉली आइसोप्रीन विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H8N, यानी कि कौन सी रबर पॉली आइसोप्रीन होती हैं जिसका रासायनिक सूत्र होता है C5H8N। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवर, यानी कि मुलायम रबर जो होती है वो पॉली आइसोप्रीन होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सॉफ्ट रबर विद डेट डैश और मोर सल्फर इज टर्म्ड हार्ड रबर, यानी कि कौन सी रबर का अधिक सल्फर वाले मुलायम रबर का मिश्रण कठोर रबर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25%, यानी कि 25% या इससे अधिक सल्फर वाले मुलायम रबर का मिश्रण कठोर रबर कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 21। एन एरोसोल इज़ ए डेट डैश सिस्टम, यानी कि एरोसोल जो है एक कौन सी प्रणाली का उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, डिस्पर्स फेस, यानी कि वितरित अवस्था। एरोसोल एक वितरित अवस्था प्रणाली का उत्पाद है। अब है क्वेश्चन नंबर 22। द कंटेनर साइज ऑफ टीन प्लेटेड इन इंडिकेटेड बाय ए मेजर ऑफ ए डायमीटर एंड डेट डैश, यानी कि टीन प्लेटेड के कंटेनर का आकार इसके व्यास तथा कौन से के नाप में दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हाइट, यानी कि ऊंचाई में टीन प्लेटेड के कंटेनर का आकार इसके व्यास तथा ऊंचाई के माप में दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर इज लेस रिएक्टिव, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर कम क्रियाशील होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम कंटेनर, यानी कि एल्यूमिनियम कंटेनर जो होता है ये जो होता है कम क्रियाशील होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, डेट डैश कंटेनर आर प्रोड्यूस्ड सीमलेस बाय इम्पैक्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कंटेनर का निर्माण निर्बाध प्रभाव बहिर्संवेदन प्रक्रम द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इसका और राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम कंटेनर का निर्माण जो होता है निर्बाध प्रभाव बहिर्वेदन प्रक्रम द्वारा किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, डेट डैश कंटेनर्स आर स्मॉलर ड्यू टू दी प्रोडक्शन प्रॉब्लम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, यानी कि किसकी निर्माण प्रक्रिया में समरूपता तथा महंगे होने के लिए कौन से कंटेनर का आकार छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेनलेस स्टील का निर्माण करने में प्रक्रिया में इसकी समरूपता तथा महंगी होने के कारण कंटेनर का आकार छोटा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 27। डेट डैश प्रोवाइड्स ग्रेटर रेसिस्टेंस टू ब्रेकेज एड्स एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड्स UV प्रोटेक्शंस, यानी किसके टूटने के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है और पहचान में सहायक है, UV सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक कोटिंग, यानी कि प्लास्टिक कोटिंग के टूटने के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स प्रोवाइड इजी विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द कंटेंट लेवल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर सामग्री स्तर का आसान दृश्य निरीक्षण प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ग्लास कंटेनर, यानी कि कांच के कंटेनर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। द फ्लो ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट एंड प्रोपेलेंट फ्रॉम
द कंटेनर इज़ रेगुलेटेड बाय दी, यानी कि कंटेनर से औषधीय पदार्थों तथा प्रोपेलेंट के प्रवाह को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, वाल्व, यानी कि वाल्व के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 30। द स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोसोल आर डिटरमाइंड बाय द डायमीटर डैश एंड नंबर ऑफ ओरिफाइसेस, यानी कि एरोसोल के छिड़काव की विशेषताओं को इसके व्यास, डैश तथा छिद्रों की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लोकेशन, यानी कि स्थान, यानी कि इसके व्यास, स्थान तथा छिद्रों की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है कि एरोसोल की छिड़काव किस तरह से करें। अब है क्वेश्चन नंबर 31। इन मैकेनिकल ब्रेक अप एक्चुएटर्स प्रोपेलेंट कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन, यानी कि यांत्रिक ब्रेकअप एक्चुएटर में प्रोपेलेंट की सांद्रता किससे कम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50%, यानी कि 50% जो हो इसमें प्रोपेलेंट की सांद्रता इससे कम होनी चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 32। डैश एक्चुएटर्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज ओरिफाइसेस ऑफ साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.070 माइनस 0.125 इंच एंड ग्रेटर, यानी कि डैश एक्चुएटर में 0.070 माइनस 0.125 इंच तथा उसके अधिक के आकार के बड़े छिद्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, फोम, यानी कि झाग। अब है क्वेश्चन नंबर 33। डैश इज ईदर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड अदर रिक्वायर्ड एजेंट, यानी कि डैश सक्रिय पदार्थों का सक्रिय विलयन तथा अन्य आवश्यक कारकों का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कंसेंट्रेट, यानी कि सांद्र घोल जो है सक्रिय पदार्थों का सक्रिय विलयन तथा अन्य आवश्यक कारकों का मिश्रण होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 34। डैश आर मींट ऑफ डेवलपिंग प्रेशर विद इन दी कंटेनर एंड एक्सपेलिंग दी प्रोडक्ट थ्रू दी ओपनड वैल्यू, यानी कि किसका प्रयोग कंटेनर के भीतर दाब उत्पन्न करने तथा उत्पाद को वाल्व के द्वारा निष्कासन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रोपेलेंट्स, यानी कि प्रोपेलेंट्स का प्रयोग कंटेनर के भीतर दाब उत्पन्न करने तथा उत्पाद को वाल्व के द्वारा निष्कासन में किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड गैसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित गैसों का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन जो है ये हमारा उदाहरण नहीं है संपीड़ित गैसों का, यानी कि कंप्रेस्ड गैस का उदाहरण ये नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर की हिंदी और इंग्लिश में MCQs की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ADL फार्मेसी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी और इंग्लिश में MCQs के PDF तथा MCQs की वीडियो अपलोड होती रहती हैं। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। दोस्तों अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर की चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां से आप हेल्थ एजुकेशन, फार्माकोग्नोसी तथा डी फार्मा फर्स्ट ईयर के अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं और मैं आगे से भी चैप्टर वाइज वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों डी फार्मा फर्स्ट ईयर की डेट क्लियर कर दी गई है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से उम्मीद है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसलिए आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के हों, आपको पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।